नमस्कार। साहित्य का इतिहास दर्शन शीर्षक हमारे इस मूक्स पाठ्यक्रम का यह पहला सप्ताह है और इस पहले सप्ताह में जिन 3 अध्यायों का अध्ययन करने हम जा रहे हैं उनमें से पहला अध्याय है साहित्य का इतिहास क्या है। यह बताने की ज़रूरत नहीं कि साहित्य के इतिहास दर्शन की चर्चा के क्रम में सबसे पहले जो चीज़ जाननी है वह यह कि साहित्य के इतिहास का अभिप्राय क्या है। प्रायः इतिहास शब्द सुनते ही हमारे मन में समाज के इतिहास का बोध होता है और उसके साथ इतिहास की एक छोटी सी परिभाषा भी जुड़ी होती है जिसमें यह बताया जाता है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का ही एक क्रमिक अभिलेख है। इस परिभाषा में इतिहास के 4 घटकों का उल्लेख है। घटनाएं हों, वे अतीत में घटित हुई हों, उनमें एक क्रम श्रृंखला हो और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें निरंतरता हो, एक सातत्य का सूक्ष्म सूत्र हो। इतिहास में इसी निरंतरता या सातत्य की खोज की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि समाज की व्यवस्था निश्चित रूप से अपने से पहले की व्यवस्था से आगे बढ़ी हुई होती है। समाज, जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य में यह परिवर्तन अचानक और एक बारगी नहीं होते। उनमें परिवर्तनों के साथ साथ निरंतरता भी होती है। साहित्य का इतिहास इन परिवर्तनों की व्याख्या तो करता ही है, निरंतरता का बोध भी कराता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य इतिहासों के लेखकों के समान ही साहित्य के इतिहास लेखों के सामने केवल तथ्य नहीं होते, उनके सामने पुस्तकों के रूप में जीवित इतिहास होता है। इसी कारण से साहित्य का अच्छा इतिहास वह माना गया है जो साहित्यिक भी हो और ऐतिहासिक भी। इस प्रक्रिया में साहित्य का इतिहास स्वयं एक साहित्यिक कृति या कि एक विधा में तब्दील हो जाता है। मैनेजर पांडे ने साहित्य के इतिहास को एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में विकसित करने की संभावना पर विचार किया है और लिखा है अपनी पुस्तक में कि साहित्य इतिहास को ऐतिहासिक आलोचना से स्वतंत्र एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि रचना, रचनात्मक प्रवृत्तियों और कलात्मक बोध के उदय तथा द्वंद्वात्मक विकास को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में विवेचित किया जाए। इस विकास प्रक्रिया से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण और प्रभाव की व्याख्या करना भी इतिहासकार का ही काम है। साहित्य के इतिहास की कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है, साहित्य का इतिहास व्यवस्थित और सुगठित होना चाहिए। इतिहासकार के रूप में यह इतिहासकार का दायित्व है कि वो साहित्य को एक उचित संदर्भ प्रदान करे। साहित्य के इतिहास में मुख्य बल साहित्यकारों और रचनाओं के स्थान पर साहित्यिक प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण के लिए राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों के साथ जोड़कर साहित्य का विवेचन विश्लेषण होना चाहिए। साहित्य एवं समाज के कार्य कारण का सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए साहित्य के इतिहास में, यह उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में किसी काल विशेष में वस्तु एवं रूप के आपसी संबंधों की विवेचना भी स्पष्ट होनी चाहिए। साहित्य की विकास धारा को चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला आदि जो विभिन्न कला माध्यम हैं उनके विकास के साथ जोड़कर संयुक्त कर देखना चाहिए। साहित्य के विकास के साथ साथ भाषा के विकास पर भी विचार करना चाहिए। यह साहित्य के इतिहास की 5वीं विशेषता है
और साहित्य के इतिहास को साहित्य की समीक्षा में बदल जाने से बचाना चाहिए। अर्थात समीक्षा तत्व की जगह साहित्य के इतिहास में इतिहास तत्व प्रधान होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य के इतिहास में एक अविरल एवं अविच्छिन्न धारा प्रवाहिकता हो। वस्तुतः साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का कोश नहीं होता जिसमें कि प्रयोजन पड़ने पर साहित्य संबंधी सूचनाएं हम निकाल सकें। केवल सामग्री की उपलब्धि से ही साहित्य के इतिहास का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सामग्री की उपलब्धि मात्र से ही साहित्य की चली आती धारा की संतुलित व्याख्या नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरी है कि उपलब्ध सामग्री को सही संदर्भ से युक्त किया जाए और उपलब्ध सामग्री को सही संदर्भ से युक्त करने के लिए साहित्य के इतिहास में व्याख्यात्मकता का गुण होना ही चाहिए। बिना इसके परिश्रम पूर्वक लिखा गया साहित्य का इतिहास भी अधिक से अधिक एक महत्वपूर्ण सामग्री संकलन होकर रह जाएगा। हमारे सामने यह स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहासों के आरंभिक प्रयत्न कुछ ऐसे ही इतिवृत्त संग्रह बनकर रह गए हैं। साहित्य का विकास मुख्य रूप से 3 दिशाओं में होता है: साहित्य रूपों का विकास, साहित्य की प्रवृत्तियों का विकास और साहित्य की भाषा का विकास। साहित्य के विकसित होते जाने के साथ साथ अभिव्यक्ति के बाहरी रूपों में भी स्थिरता आती है और फिर नए रूपों का विकास भी होता है। जब तक साहित्य में मौखिक अभिव्यक्ति की प्रधानता थी तब तक गद्य विधाओं का विकास नहीं दिखाई पड़ता था, जबकि छापे खाने की सुविधा के साथ लिखित साहित्य का प्रचलन बढ़ने के कारण गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हम पाते हैं। दूसरी तरफ भाषिक व्यवहार से हमें समाज की रचनात्मकता का भी निकट परिचय प्राप्त होता है। असल में समाज की ही चेतना भाषा व्यवहार में प्रकट होती है। इसी कारण से साहित्य का इतिहास केवल नामों, घटनाओं और तिथियों का संकलन नहीं होता। साहित्य के इतिहास से यह जाहिर होना चाहिए कि एक युग से दूसरे युग में किस प्रकार और किन कारणों से परिवर्तन उपस्थित होता है। एक विधा और एक साहित्य रूप की लोकप्रियता किसी दूसरे युग में किन कारणों से कम या अधिक हो जाती है। साहित्य का इतिहास अपनी इन सभी विशेषताओं के कारण एक प्रकार से साहित्यिक मानदंडों का भी निर्धारण करता है। विपुल सामग्री में से महत्वपूर्ण का चुनाव असल में मानदंड निर्धारण द्वारा ही संभव होता है। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर खड़ा होता है कि साहित्य के इतिहास में किस प्रकार बड़े रचनाकारों के साथ साथ गौण रचनाकारों को भी जगह मिल सके। यह प्रश्न मूल रूप से साहित्यिकता संबंधी मानदंडों के निर्धारण का बन जाता है। प्रत्येक साहित्यकार साहित्यिकता के अपने प्रतिमानों के आधार पर ही साहित्य का चुनाव करता है और उनकी श्रेणियां बनाता है और अपने इतिहास में उन्हें जगह देता है। समय और समाज के अंतर से साहित्यिकता के प्रतिमानों का बदलते चले जाना स्वाभाविक है। परिवर्तनशील समाज में साहित्य बदलता है, उसकी रचना और बोध का स्तर भी बदलता है, उसका प्रयोजन बदलता है, उसकी प्रासंगिकता बदलती है। तो इन सब कारणों के मिले जुले प्रभाव के रूप में साहित्यिकता संबंधी मानदंड भी बदलते रहते हैं। कोई रचना जो किसी काल विशेष में एक साहित्यिक रचना के रूप में स्वीकृत हो गई हो, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह एक दूसरे काल में भी वैसी ही साहित्यिक कृति के रूप में मान्य हो। हिंदी साहित्य के आदिकाल में
सामने आने वाले सिद्धों, योगियों और निर्गुण संतों के काव्य के मूल्यांकन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य भाषा के संदर्भ में तो हिंदी के विकास में सिद्धों, नाथों तथा अन्य संत कवियों की कविता का महत्व स्वीकारा है, किंतु उनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा। उनका कहना है कि इनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में साहित्यिकता संबंधी जटिलता का एक अनुमान उपरोक्त उदाहरण से आसानी से लगाया जा सकता है। साहित्य के इतिहास का गहरा संबंध शोध और अनुसंधान से भी है। साहित्य का इतिहास निरंतर नवीन अनुसंधानों से प्राप्त निष्कर्षों तथा आधार स्रोतों का उपयोग तो करता है, किंतु साहित्य का इतिहास ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं होता। ऐतिहासिक अनुसंधान में नवीन तथ्यों के अन्वेषण और उपलब्ध तथ्यों की नवीन व्याख्याओं पर बल होता है, किंतु साहित्य के इतिहास में ऐसा नहीं होता। साहित्य के इतिहास लेखक को स्रोत सामग्री के रूप में उन्हीं रचनाओं का उपयोग करना होता है जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी हो।